प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा प्रकरण है संसद के कार्य। जैसे कि पहले हमने संसद में राज्यसभा और लोकसभा के गठन और संरचना का अध्ययन कर लिया है। आज संसद के अंतर्गत इसके क्या क्या कार्य हैं उस पर हमें चर्चा करनी है। जिस प्रकार से पहला कार्य है और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विधि का निर्माण करना। विधि का निर्माण संसद का या व्यवस्थापिका जिसे हम कहते हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसी को अगर आगे देखें, संसद के दूसरे कार्य में वित्तीय कार्य आप कहते हैं बजट पारित करना। देश का, संपूर्ण देश के आय व्यय का जो लेखा जोखा है वह पारित किया जाता है। यह भी संसद का प्रमुख दूसरा कार्य है। उसके बाद में कुछ संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उन्हें पद से हटाना। कुछ संवैधानिक पदाधिकारियों को पद से हटाने का जो कार्य है वो भी संसद करती है। जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, इन विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों को पद से हटाने का कार्य भी संसद के द्वारा किया जाता है। आज हम सबसे पहले प्रथम कार्य की चर्चा करने वाले हैं, विधि निर्माण। किस प्रकार से कानूनों का निर्माण होता है, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया क्या है, ये आज हमें समझनी है। जैसे विधि निर्माण के अंतर्गत सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो विधेयक है इसका क्या तात्पर्य होता है। विधेयक से विधि निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या होती है। एक विधेयक कब विधि बन जाता है, इसकी एक प्रक्रिया है, इसे ही हम विधि निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। देखिए, विधेयक से विधि निर्माण में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के आधार पर विधेयकों के कितने प्रकार होते हैं और प्रकृति के आधार पर विधेयकों के कितने प्रकार होते हैं। प्रकृति के आधार पर और प्रस्तुतिकरण के आधार पर। देखिए, प्रस्तुतिकरण के आधार पर विधेयक दो प्रकार के हैं। जैसे पहला है सरकारी विधेयक और दूसरा है गैर सरकारी विधेयक। सरकारी और गैर सरकारी विधेयक। अब सरकारी विधेयक से क्या तात्पर्य है। देखिए, सरकार के किसी मंत्री द्वारा जो विधेयक संसद में लाया जाता है उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है। मतलब सरकार का कोई भी मंत्री जब विधेयक प्रस्तुत करता है तो उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है। उसी प्रकार से संसद का कोई भी सदस्य जो सरकार में सम्मिलित नहीं है, अगर वह विधेयक प्रस्तुत करता है तो उसे गैर सरकारी विधेयक भी कहते हैं। ऐसा भारत की संसद के इतिहास में कई बार हुआ है कि किसी गैर सरकारी सदस्य ने विधेयक प्रस्तुत किया और वह पारित भी हुआ है। तो सरकारी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत होता है, गैर सरकारी जो संसद सदस्य हैं वो अगर विधेयक प्रस्तुत करते हैं तो गैर सरकारी कहलाता है। प्रकृति के आधार पर विधेयकों के 4 प्रकार हैं। प्रकृति के आधार पर विधेयकों के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। पहला प्रकार है साधारण विधेयक। पहला प्रकार है साधारण विधेयक। देखिए, साधारण जो विधेयक होता है यही कानून बनता है आगे चलकर। साधारण विधेयक जो है इससे ही विभिन्न प्रकार के कानून बनाए जाते हैं। जो हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के कानून, वो साधारण विधेयक से ही विधि बनता है। ये इसका उल्लेख अनुच्छेद 107 में है। उसके बाद में हम देखते हैं दूसरा प्रकार है धन विधेयक का। धन विधेयक जो मनी बिल है ये अनुच्छेद 110 में परिभाषित है। धन से संबंधित, या यूँ मान लीजिए जो भारत सरकार का बजट है वो अपने आप एक धन विधेयक है। इस प्रकार से जो विधेयक प्रस्तुत होते हैं वो धन विधेयक कहलाते हैं। और तीसरा प्रकार है वित्त विधेयक। देखिए, धन विधेयक और वित्त विधेयक में एक अंतर है। प्रक्रियागत मामलों में इसमें अंतर पाया जाता है, प्रस्तुतिकरण के आधार पर इनमें अंतर पाया जाता है। हालांकि वित्त विधेयक एक विस्तृत दायरा है। वित्त विधेयक के पार्ट के रूप में ही, एक भाग के रूप में ही धन विधेयक होता है। वित्त विधेयक, अगर हम वित्त विधेयक को इस प्रकार से माने तो धन विधेयक इसका एक पार्ट है, एक छोटा हिस्सा मान लीजिए। लेकिन महत्वपूर्ण रूप से अगर देखें तो धन विधेयक ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अंतर को हम आगे समझने वाले हैं। वित्त विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 117 में किया गया है, अनुच्छेद 117 में। उसके बाद में चौथा प्रकार है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। अब संविधान संशोधन विधेयक जो है वो अनुच्छेद 368 में इसकी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करने के लिए जो विधेयक संसद में लाया जाता है उसे संविधान संशोधन विधेयक के नाम से जाना जाता है। संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया है, शक्ति संसद में निहित है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। तो इस आधार पर प्रस्तुतिकरण के आधार पर विधेयक 2 प्रकार के और प्रकृति के आधार पर विधेयकों के 4 प्रकार हैं। ये हमने अभी पढ़ लिया है।
अब हम विधि निर्माण के अंतर्गत सबसे पहले साधारण विधेयक के बारे में पढ़ने वाले हैं। साधारण विधेयक क्या है और उसकी क्या प्रक्रिया है, उसका हमें उल्लेख अब करना है। साधारण विधेयक, साधारण विधेयक मैंने आपको बताया अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 107 में साधारण विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है। देखिए साधारण विधेयक की जो प्रकृति है वो कैसी प्रकृति है, ये सरकारी विधेयक भी हो सकता है और ये गैर सरकारी विधेयक भी हो सकता है, सरकारी या गैर सरकारी दोनों ही प्रकार का हो सकता है। और संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में इसका प्रस्तुतिकरण हो सकता है, इसका प्रस्तुतिकरण हो सकता है। इसका मतलब यह है कि राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी इस विधेयक को प्रारंभ किया जा सकता है। और अगर हम एक उदाहरण लें कि इसे राज्यसभा में हमने प्रस्तुत किया है, देखिए राज्यसभा और फिर ये लोकसभा दोनों सदनों में, तो पहले हमने राज्यसभा में पारित किया है। सबसे पहले जो प्रथम वाचन होता है, प्रथम वाचन का तात्पर्य है विधेयक को प्रस्तुत करना, इसका मतलब विधेयक का प्रस्तुतिकरण, विधेयक का प्रस्तुतिकरण ही विधेयक का प्रथम वाचन होता है। इसमें विधेयक का नाम बताया जाता है, विधेयक का सामान्य जो है उसका क्या उसकी प्रकृति है वो बताया जाता है, विधेयक का अर्थ बताया जाता है। प्रथम वाचन प्रस्तुतिकरण का वाचन है, विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा वाचन द्वितीय वाचन, द्वितीय वाचन में विधेयक पर चर्चा होती है, विधेयक पर चर्चा, द्वितीय वाचन विधेयक पर चर्चा। देखिए विधेयक पर जो चर्चा है सबसे महत्वपूर्ण वाचन कह लीजिए, द्वितीय वाचन सबसे महत्वपूर्ण वाचन है क्योंकि विधेयक पर चर्चाएं होती है। अब इसके अंतर्गत पहले साधारण चर्चा होती है, फिर अगर इसे प्रवर समिति के पास भेजा जाना है, प्रवर समिति के पास भेजे जाने की अगर मांग विपक्ष करता है, विपक्ष ये कहता है कि विधेयक जो है इसे द्वितीय वाचन के दौरान ही ऐसी मांग होती है कि विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाए ताकि प्रवर समिति उसकी जांच पड़ताल करे, उसके बारे में बताए, तो उसके बाद में फिर चर्चाएं करना द्वितीय वाचन के अंतर्गत होता है। ये लंबी प्रक्रिया है, इसलिए द्वितीय वाचन को सबसे महत्वपूर्ण वाचन कहा जाता है। तृतीय वाचन अंतिम वाचन है। तृतीय वाचन में विधेयक पर मतदान होता है। विधेयक पर क्या होता है? मतदान। विधेयक पर मतदान जो है वो तृतीय वाचन है। विधेयक पर मतदान का मतलब है विधेयक को पारित करने के लिए जो मत चाहिए उसे वहाँ पारित हो जाना चाहिए 50% प्लस 1। जो सदन में उपस्थित संख्या है उस उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का अगर 50% प्लस 1 मत से उसे पारित कर दिया जाता है तो इसे तृतीय वाचन कंप्लीट होना माना जाएगा। जैसे ही राज्यसभा ने ऐसा किया, द्वितीय सदन में इसे भेज दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ भी वही प्रक्रिया है, तीनों प्रक्रियाएं निभानी है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। प्रथम, द्वितीय और तृतीय वाचन। जिस प्रकार की प्रक्रिया पहले सदन ने अपनाई है उसी प्रकार की प्रक्रिया द्वितीय सदन अपनाता है। प्रथम वाचन में वही विधेयक का प्रस्तुतिकरण, नाम बताना, द्वितीय वाचन में वही चर्चा करना, प्रवर समिति में पुनः भेजा जा सकता है। दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति भी हो सकती है। प्रवर समिति में राज्यसभा और लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। संयुक्त प्रवर समिति में इन्हीं सदस्य, ये वो सदस्य होते हैं जो विधि के जानकार होते हैं, कानून के जानकार होते हैं। तो इस प्रकार से यह प्रवर समिति जो है कार्य करती है। द्वितीय वाचन में चर्चा हो जाती है। फिर तृतीय वाचन। तृतीय वाचन में मैंने जैसे कि आपको बताया, सदन की कुल सदस्य, सदन की जो सदस्य संख्या उपस्थित है उस उपस्थित सदस्यों के अगर 50% प्लस 1 ने यस कह दिया, पारित कर दिया, तो वह विधेयक पारित माना जाएगा। अगर मान लीजिए पहले सदन ने पारित कर दिया और दूसरा सदन 6 माह का विलंब कर सकता है, ऐसा संविधान में लिखा है, 6 माह का दूसरा सदन जो है विलंब कर दे तो इसे दोनों सदनों के मध्य गतिरोध माना जाता है। अगर दूसरा सदन उस विधेयक को पारित कर दे, दूसरा सदन यहाँ तृतीय वाचन में, तो वह राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। राष्ट्रपति के पास जाने पर राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दें, हस्ताक्षर कर देंगे तो कानून बन जाएगा। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दें, पुनर्विचार के लिए वापस लौटाने के बाद में अगर वह वापस विधेयक आ जाता है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने अनिवार्य होंगे। और तीसरा विकल्प है लंबित रख लेना, ना हाँ करना ना करना, मतलब पॉकेट कर दें, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर लें। इस प्रकार से राष्ट्रपति 3 विकल्प अपना सकते हैं। मान लीजिए राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए हैं तो वह विधेयक जो
राज्यसभा, लोकसभा, फिर राष्ट्रपति, यह कानून बन जाएगा, यह विधि बन जाएगा। जैसे ही राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करते हैं वह कानून बन जाता है। फिर उसके बाद में उसे राजपत्र, भारत का जो राजपत्र होता है, भारत के राजपत्र में इसे प्रकाशित करते हैं और भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर विधेयक विधि बनकर लागू हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अगर द्वितीय सदन 6 माह का विलंब कर दे, अगर द्वितीय सदन 6 माह का विलंब कर दे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? द्वितीय सदन 6 माह का विलंब कर देता है तो इसे दोनों सदनों के मध्य गतिरोध माना जाएगा। दोनों सदनों के मध्य, दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के मध्य गतिरोध माना जाएगा। और गतिरोध की स्थिति में क्या होगा? संविधान ने एक प्रावधान कर रखा है कि अगर साधारण विधेयक के मामलों में दोनों सदनों में गतिरोध होता है तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाएंगे? तो राष्ट्रपति बुलाएंगे। अनुच्छेद 108 का प्रयोग कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति कैसे करेंगे? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे। और जैसे ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई, अब इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं, उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। इस प्रकार से प्रोसीजर है। जो भी संयुक्त बैठक में प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो लोकसभा के नियमावली के अनुसार अपनाई जाएगी, और दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 50% प्लस 1 से अगर वह पारित हो जाता है तो वह दोनों सदनों से पारित माना जाएगा और राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। ऐसा अब तक 3 बार हुआ है। संयुक्त बैठक के अंतर्गत 3 बार ऐसे बिल पारित किए गए हैं। तो अनुच्छेद 108 दोनों सदनों के मध्य गतिरोध को समाप्त करता है और साधारण विधेयक के संदर्भ में महत्वपूर्ण इसे माना जाता है। देखिए, मैंने कहा कि प्रथम सदन से पारित होकर यह विधेयक द्वितीय सदन में जाता है और द्वितीय सदन अधिकतम 6 माह का विलंब कर सकता है। लेकिन साधारण विधेयक को दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है। दोनों सदनों से अगर पारित नहीं होता तो संयुक्त बैठक में पारित होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह विधेयक समाप्त माना जाता है। लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने विलंब करा या नहीं पारित किया, राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक नहीं बुलाई तो विधेयक नहीं पारित होगा, विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। तो साधारण विधेयक के अंतर्गत अगर हम इसके आगे बात करें कि क्या प्रक्रियाएं हैं, तो साधारण विधेयक अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के अंदर जितनी भी विधि हमें दिखाई देती है वह साधारण विधेयक के द्वारा ही निर्मित होती है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार धन विधेयक की। दूसरे प्रकार धन विधेयक की। अब धन विधेयक के संदर्भ में आपको यहाँ 2 अनुच्छेद याद रखने हैं, अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 109 क्या कहता है और अनुच्छेद 110 में क्या प्रक्रिया है? देखिए, 109 तो कहता है धन विधेयक की प्रक्रिया, प्रोसीजर क्या है, और 110 कहता है धन विधेयक की परिभाषा क्या है। धन विधेयक की परिभाषा क्या है? प्रक्रिया के अंतर्गत यह है कि धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में ही रखा जाएगा और राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से रखा जाएगा। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेकर इसे सबसे पहले लोकसभा में ही रखा जाएगा। और धन विधेयक की प्रकृति सरकारी विधेयक की होती है। धन विधेयक कभी भी गैर सरकारी नहीं होता, यह केवल सरकारी होता है। इसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, राज्यसभा में इसे पुरस्तापित नहीं किया जा सकता, राज्यसभा में इसे पहले नहीं लाया जा सकता। ध्यान दें, आप ध्यान दीजिए इसमें कि लोकसभा जो है, लोकसभा में इसे सर्वप्रथम लाया जाएगा और राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लाया जाएगा। ये प्रक्रिया कहाँ लिखी हुई है? तो अनुच्छेद 109 में लिखी हुई है। अनुच्छेद 110 कहता है कि धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक क्या है, इसकी ये परिभाषा देता है। देखिए, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, संचित निधि पर भारित व्यय जो है उसे धन विधेयक के दायरे में कहा गया है। भारत की संचित निधि जो है, संचित निधि आपको ध्यान होना चाहिए, अनुच्छेद 266 में संचित निधि वर्णित है। हालांकि हम यहाँ ये बात करते हैं कि संचित निधि और आकस्मिक निधि दोनों से संबंधित जो व्यय हैं, संचित निधि और आकस्मिक निधि दोनों के संबंध में जो व्यय हैं
एक्सपेंडिचर हैं वो दोनों के दोनों एक्सपेंडिचर धन विधेयक में ही आते हैं। लेकिन भारित व्यय क्या है? भारित चार्ज, भारित व्यय का मतलब है ऐसा व्यय जो संचित निधि से व्यय किया जाना है, लेकिन इस पर संसद में वाद विवाद चर्चा हो सकती है, लेकिन मतदान नहीं हो सकता, क्योंकि मतदान करने पर वह पारित होगा या नहीं ऐसे विवाद की स्थिति बनती है। तो इसलिए भारित व्यय पर मतदान नहीं होता, चर्चाएं हो सकती है। भारित व्यय क्या क्या है? जैसे राष्ट्रपति की उपलब्धियां व भत्ते हैं, उसके बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते हैं। इस आधार पर भारत सरकार किसी भी व्यय को भारित व्यय घोषित भी कर सकती है। भारत सरकार का मतलब संसद किसी भी व्यय को भारित व्यय घोषित कर सकती है। तो जो भारित व्यय है उस पर मतदान नहीं होता है सदन में। तो और क्या है? और जो बजट है, बजट भी धन विधेयक है। बजट धन विधेयक क्या है? तो बजट भी धन विधेयक है। भारत सरकार का जो बजट है वो धन विधेयक है। अनुदान की मांगें, जो बजट का ही हिस्सा है, अनुदान की मांगें, विनियोग विधेयक, ये भी क्या है? धन विधेयक है। अनुदान की मांगें, इसका उल्लेख आर्टिकल 113 में है। बजट शब्द जब बजट की बात करते हैं 112 में इसका उल्लेख है। अनुदान की मांगें 113 में है। विनियोग विधेयक 114 में। इस प्रकार से बजट भी धन विधेयक का भाग होता है, धन विधेयक ही होता है। तो धन विधेयक की परिभाषा और धन विधेयक की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 109 में प्रक्रिया, 110 में परिभाषा लिखी हुई है। अब धन विधेयक की उसको पारित कैसे किया जाता है? धन विधेयक को, धन विधेयक मैंने कहा कि पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। वही फर्स्ट वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन होगा। तृतीय वाचन में वही 50% प्लस 1 से पारित करना है। लोकसभा के बाद में राज्यसभा में इसे भेजा जाएगा। राज्यसभा जो है धन विधेयक के मामले में अधिकार नहीं रखती, केवल और मात्र केवल यह 14 दिनों का विलंब कर सकती है। 14 दिनों का अगर राज्यसभा विलंब करती है तो धन विधेयक को स्वतः पारित माना जाएगा। धन विधेयक स्वतः पारित माना जाएगा और धन विधेयक को पारित मानते हुए राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। और राष्ट्रपति के पास भी केवल और केवल मात्र एक विकल्प है, वह हस्ताक्षर कर दें, क्योंकि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए इसे नहीं भेज सकते, लंबित नहीं रख सकते। हस्ताक्षर करना अनिवार्य होता है, ये शब्द ध्यान रखना है। धन विधेयक पर हस्ताक्षर करने राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य होता है। तो द्वितीय सदन राज्यसभा, इस पर कितने दिनों का विलंब? 14 दिनों का विलंब। राज्यसभा धन विधेयक जो लोकसभा ने पारित किया है उस पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता, परिवर्तन करके उसे पारित नहीं कर सकता। अगर राज्यसभा ने किसी परिवर्तन के लिए लोकसभा को भिजवाया है तो लोकसभा अगर चाहे तो परिवर्तन स्वीकार करे, अन्यथा अगर वह स्वीकार नहीं करती है तो राज्यसभा से पारित मानते हुए इसे राष्ट्रपति के पास भिजवा दिया जाता है। संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 का इसके तहत कोई भी प्रावधान नहीं है, कोई भी प्रावधान नहीं है। गतिरोध जो है द्वितीय सदन राज्यसभा गतिरोध उत्पन्न नहीं कर सकता। कुल मिलाकर आपको यह ध्यान रखना है कि धन विधेयक पर लोकसभा मतलब जनता के सदन का पूर्ण अधिकार होता है, जनता के सदन का पूर्ण अधिकार है। अगर लोकसभा के अध्यक्ष ने धन विधेयक के रूप में किसी विधेयक को प्रमाणित करके अगर राज्यसभा में भेजा है तो राज्यसभा के पास कोई अधिकार नहीं रह जाता। इस प्रकार से धन विधेयक पारित हो जाता है और धन विधेयक को राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं और फिर भारत के राजपत्र में प्रकाशित होकर वह लागू हो जाता है। धन विधेयक के बाद में अगर हम तीसरे विधेयक की बात करें तो तीसरा विधेयक है वित्त विधेयक। तीसरा विधेयक क्या है? वित्त विधेयक। मैं आपको बताऊं कि वित्त विधेयक जो है, वित्त विधेयक के 3 भाग होते हैं। वित्त विधेयक के 3 भाग होते हैं। पहला धन विधेयक जिसकी हमने अभी चर्चा की। दूसरा वित्त विधेयक प्रथम, वित्त विधेयक जो प्रथम है, और तीसरा वित्त विधेयक द्वितीय, वित्त विधेयक द्वितीय। तो इस प्रकार से इन तीनों को सम्मिलित रूप से वित्त विधेयक कहा जाता है। तो अगर हम यूं कहें कि समस्त धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि समस्त धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। लेकिन अंतर क्या है? अंतर संविधान ने कर दिया, क्योंकि इसकी विशेष प्रक्रिया का उल्लेख अलग से करते हुए 109 में इसकी विशिष्ट प्रक्रिया को बता दिया गया है। और धन विधेयक क्या क्या है इसे विशिष्ट मानते हुए 110 में परिभाषित कर दिया गया है। जो धन विधेयक में परिभाषित है उसके अतिरिक्त जो भी वित्तीय विधेयक है वो वित्त विधेयक माना जाएगा।
धन विधेयक में परिभाषित मामलों को छोड़कर सारे विधेयक वित्त विधेयक हो जाएंगे अगर वह रुपए पैसे से संबंधित हैं। जैसे धन विधेयक में एक बात मैं महत्वपूर्ण बता देता हूं अभी। धन विधेयक में कर लगाना, कर को घटाना, कर में परिवर्तन करना, यह धन विधेयक है। अब कर में परिवर्तन करना हो गया, संचित निधि पर भारित व्यय हो गया, संचित निधि और आकस्मिक निधि हो गया, बजट हो गया, जो परिभाषित हैं, इन चीज़ों को अगर हम छोड़ दें, बाकी जो भी रुपए पैसे से संबंधित मामला है वह वित्त विधेयक होगा। जैसे जुर्माना, किसी भी, जैसे परिवहन है या ट्रैफिक है, इसके अंतर्गत जो जुर्माना लगाया जाता है ये अपने आप में वित्त विधेयक होता है। ये अपने आप में क्या होता है? वित्त विधेयक होता है। तो हम अगर यूं कहें कि समस्त वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं तो ये गलत होगा। समस्त वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, क्योंकि कुछ वित्त विधेयक फर्स्ट, कुछ वित्त विधेयक सेकंड और कुछ वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं। लेकिन हम यूं कहें कि समस्त धन विधेयक वित्त विधेयक हैं तो ये बात बिल्कुल सही मानी जाएगी। तो वित्त विधेयक जो है वो दो मामलों में धन विधेयक के समान है। पहला कि वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों को पहले लोकसभा में ही लाया जाएगा। दूसरा, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लाया जाएगा। वित्त विधेयक के लिए भी यह प्रक्रिया है। इन दो मामलों के अतिरिक्त जो है बाकी सभी मामलों में वित्त विधेयक साधारण विधेयक के समान है। वित्त विधेयक किसके समान है? साधारण विधेयक के समान है। इसका मतलब, साधारण विधेयक के समान का मतलब है कि दूसरा सदन मतलब राज्यसभा 6 माह का विलंब कर सकेगा, दूसरा कर सकेगा, और उसके बाद में परिवर्तन कर सकेगा, परिवर्तन सुझा सकेगा, दोनों सदनों के मध्य गतिरोध हो सकेगा। राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं अनुच्छेद 111 में, जो राष्ट्रपति है विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए। तो इस प्रकार से दो ही मामलों में वित्त विधेयक जो है वो धन विधेयक के समान है। और धन विधेयक के समान दो मामले लोकसभा में प्रस्तुत करना, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से करना। बाकी सभी मामलों में ये किसके समान है? साधारण विधेयक के समान है। और मैंने एक उदाहरण बताया आपको वित्त विधेयक का, जैसे जुर्माना लगाना है तो किसी भी प्रकार का जुर्माना जो है या रॉयल्टी तय करना है, जैसे राज्य सरकारों को खनिजों की रॉयल्टी तय करते हैं, खनिजों की रॉयल्टी जो है, ये रॉयल्टी भी अपने आप में वित्त विधेयक के दायरे में आती है कि कितना हिस्सा राज्य सरकार को उसका मिलना चाहिए, कितना पैसा राज्य सरकार को उसका मिलना चाहिए, या जुर्माने की राशि कितनी होनी चाहिए, ये जो है वित्त विधेयक का हिस्सा है, वित्त विधेयक का पार्ट है। तो इस प्रकार से तीसरा हमने विधेयक पढ़ा, वित्त विधेयक। अब चौथा और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण हम बात कर रहे हैं संविधान संशोधन विधेयक। क्या बात कर रहे हैं? संविधान संशोधन विधेयक। अब देखिए, संविधान संशोधन जो विधेयक है इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि एक तो आर्टिकल 3 और एक आर्टिकल 368। देखिए, आर्टिकल 3 में एक प्रकार का संविधान संशोधन जो है उसका वर्णन है, लेकिन इसे हम विधि कहते हैं। विधि, संविधान में संशोधन करने की विधि, इसका उल्लेख अनुच्छेद 3 में है। और संविधान संशोधन विधेयक जो है वो अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन विधेयक जिसे हम कहते हैं, ये जो है ये यहाँ पर दो प्रकार की यहाँ विधियाँ उल्लेखित है। दो प्रकार की जो विधियाँ हैं वो अनुच्छेद 368 में है। इस प्रकार से संविधान में संशोधन की कुल 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार आर्टिकल 3 में है, ये साधारण बहुमत से संशोधन है। साधारण बहुमत से जो संशोधन होता है वह आर्टिकल 3 के तहत होता है। जैसे कोई नया राज्य बनाना है, राज्यों के नाम में परिवर्तन करना है, सीमाओं में परिवर्तन करना है, और राज्य जैसे जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसे संघ शासित प्रदेश बना दिया, वो प्रकृति में बदलाव है। तो इस प्रकार से राज्यसभा की सीटों में बदलाव हो रहा है भी। राज्यसभा की सीटों का मतलब यहाँ ये है कि जो जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में परिभाषित था, अब वो संघ शासित प्रदेश है, तो अब उसकी सीटें जो अनुसूची 4 में है वो संघ शासित की हो जाएंगी। ये नॉर्मल या साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन माने जाते हैं। इसमें साधारण बहुमत का मतलब है संसद की कुल सदस्य संख्या के 50% प्लस 1 बहुमत से होने वाला संशोधन है ये। तो ये कहाँ उल्लेखित है? अनुच्छेद 3 में उल्लेखित है। तो ये एक प्रकार से विधि है जो अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर है। अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर। अब हम बात करें कि अनुच्छेद 368 क्या है। देखिए, अनुच्छेद 368 दो बातें बताता है। एक तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद में है, और एक संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, जो दो प्रक्रियाएं हैं वो अनुच्छेद 368 में है। अब ये दो प्रक्रियाएं कौन कौन सी है, ये दो प्रक्रियाएं क्या हैं? देखिए, दोनों प्रक्रियाओं का उल्लेख मैं आपको बता रहा हूं अनुच्छेद 368 में है। पहली प्रक्रिया देखिए,
इसको कहते हैं विशेष बहुमत से संशोधन, विशेष बहुमत से संशोधन। और दूसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल, अधिक राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुमोदन, आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुमोदन। अब यहाँ विशेष बहुमत क्या होता है? पहली बात तो 50% प्लस 1, जो 50% प्लस 1 है, कुल सदस्य संख्या का, सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% प्लस 1 उपस्थित होना अनिवार्य है। एक प्रकार से आप इसे गणपूर्ति कह सकते हैं, एक प्रकार से आप इसे क्या कह सकते हैं? गणपूर्ति। जैसे राज्यसभा या लोकसभा की कोई भी बैठक होती है, उसकी अमूमन गणपूर्ति होती है 1/10, मतलब राज्यसभा या लोकसभा की कार्यवाही को चलाने के लिए 1/10 जो है वो गणपूर्ति होती है कि कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य उपस्थित हों। जैसे 545 हैं तो 10 हो गया, 1/10 हो गया 55 सदस्य। अगर लोकसभा में 55 सदस्य आ जाएं तो लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ हो सकती है, ये सामान्य मामलों में है। लेकिन मैंने कहा कि अगर संविधान में संशोधन करना है तो उपस्थिति होनी चाहिए 50% प्लस 1, और जो उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्य हैं उसके 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित होना चाहिए। उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो फंडामेंटल राइट में अगर कोई संशोधन करना है तो आपको विशेष बहुमत से करना होगा। डीपीएसपी में आपको कोई संशोधन करना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, तो आपको विशेष बहुमत से करना होगा। इसके अलावा जब हम बात करते हैं दूसरी प्रक्रिया विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक विधानमंडल, तो विशेष बहुमत से आप समझ गए कि 50% प्लस 1 की उपस्थिति होनी चाहिए, साथ में 2/3 बहुमत से इसे पारित होना चाहिए, और फिर 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद में आधे से अधिक नहीं है, आधे राज्यों के विधानमंडल है, आधे राज्यों के विधानमंडल, आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुमोदन। अब जैसे वर्तमान में हम कहें कि 28 राज्य हैं, भी 29 थे, जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रह गया, तो 28 राज्य जो हैं, अगर 14 राज्य समर्थन में आ जाएं तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुमोदन माना जाएगा। अगर कोई भी ऐसा मामला, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, जो केंद्र व राज्य से संबंधित है, केंद्र राज्य के संबंधों से संबंधित है, या यूँ कह लीजिए संघवाद से संबंधित है, अगर आपको यहाँ भी दिक्कत हो रही है तो यूँ कह लीजिए 7वीं अनुसूची से संबंधित है। 7वीं अनुसूची में जो 3 सूचियाँ हैं, आपको पता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अगर इनसे संबंधित कोई मामला है कि शक्तियों में परिवर्तन करना है, राज्य सूची का कोई विषय संघ सूची को, संघ का कोई विषय राज्य को, अगर ऐसा कोई संविधान में संशोधन करना है तो आपको केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हों, या यूँ मान लीजिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में कोई परिवर्तन होता हो, या राज्यों के मध्य व्यापार प्रभावित होता हो, 2 राज्यों के मध्य व्यापार प्रभावित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल से इसका अनुमोदन करवाना होगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों की 3 प्रक्रियाएं मैंने आपको बता दी। एक साधारण बहुमत से है जो अनुच्छेद 3 में है, और 2 प्रक्रियाएं अनुच्छेद 368 में है जिसका हमने उल्लेख किया। तो इस प्रकार से संसद जो अपना पहला कार्य करती है वह होता है कानूनों का निर्माण करना, और कानूनों के निर्माण में 4 प्रकार के विधेयक मैंने आपको बताया। साधारण विधेयक अनुच्छेद 107, दूसरा मैंने बताया धन विधेयक अनुच्छेद 110, तीसरा वित्त विधेयक अनुच्छेद 117, और चौथा संविधान में संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368। तो इस प्रकार से संसद के कार्यों में पहला कार्य हमने पढ़ा।